क्लास 10th फिजिक्स का ये जो दूसरा अध्याय है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस पहले भाग में यानी इस पहले भाग नोट्स में हम लोग किन किन बिंदुओं पे अध्ययन करेंगे वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा, तो हम लोग ये 6 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पहला देखिए प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक तथा संघन तथा विरल माध्यम क्या होते हैं, पार्श्विक विस्थापन, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। तो यही 6 बिंदुओं पर हम लोग इस पहले भाग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो भाग नोट्स आएगा उसमें हम इसके आगे देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया या परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है माध्यम 1 वायु और ये है माध्यम 2 जल, और ये प्रकाश की एक किरण है यानी इसे आपतित किरण कहा जाता है। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये प्रकाश की किरण ये मुड़ जाती है। तो इस किरण को जाना चाहिए तो एकदम स्ट्रेट सीधे इस दिशा की तरफ, लेकिन ये क्या हो गई, ये थोड़ी सी विचलित हो गई यानी मुड़ गई। और ये जो मुड़ने वाली किरण होती है इसे कहा जाता है अपवर्तित किरण। इसे आपतित किरण, इसे अपवर्तित किरण। और ये जो बीच में है इसे अविलंब कहा जाता है और ये आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो परिघटना होती है इसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो किन्हीं 2 माध्यम में ही संपन्न होता है, एक माध्यम में नहीं होता। जैसे यहाँ पे 2 माध्यम है, पहला वायु और दूसरा जल। अगर यहाँ पे सिर्फ वायु ही होता तो ये अपवर्तन जो है वो नहीं हो पाता। इसके लिए 2 माध्यम होने चाहिए, संघन और विरल। तो ये तो हो गई प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिघटनाएं हमें देखने को मिलते हैं, कार्यकलाप के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एक पात्र में जल है और ये टार्च की किरण पुंज। तो जब टार्च की किरण पुंज यानी प्रकाश की किरणें लंबवत एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका क्या होता है, अपवर्तन नहीं होता, ठीक है। वो अपवर्तित नहीं होती है यानी वो सीधे ही गुजर जाती है, वो नहीं मुड़ती है। इसके बाद देखिए दूसरी स्थिति, फिर वही है, यहाँ पे एक पात्र में जल है और ये टार्च का प्रकाश किरण है। जब इसे हम तिरछे डालते हैं तो ये वायु से जल में जाता है यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसकी दिशा थोड़ी सी परिवर्तन हो जाती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। इसको जाना चाहिए एकदम सीधे ऐसे, लेकिन ये मुड़ गई। तो ये प्रकाश की परिवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। कब, जब प्रकाश की किरण को टेढ़ी गुजारी जाए तब। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि लंबवत प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, ठीक है, वो विचलित नहीं होती। इसके बाद देखिए दूसरा क्रियाकलाप। तो इस दूसरे में पात्र में सिक्का रखा गया है और यहाँ पे जल रखा गया है और किसी प्रेक्षक यानी व्यक्ति जब देखता है तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, यानी वास्तविक स्थिति से वो थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माध्यम है, वायु और जल, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ वायु है, इसमें जल नहीं है, तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। सिक्का जो कहते हैं नीचे ही है, ये सिक्का इस प्रेक्षक को नहीं दिख सका, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो ये आपको नोट डाउन करना है। पहला, लंबवत पड़ने वाली किरणों का अपवर्तन अर्थात मुड़ना नहीं होता। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया लंबवत पड़ने वाली किरणों का मुड़ना नहीं होता। और इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ही उस किरण का होता है, एक माध्यम में नहीं होता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के बहुत सारी परिघटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अभी हमने देखा कि सिक्का जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और इस क्रियाकलाप में 3 में देखिए पेंसिल का थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन के हमें वायुमंडलीय अपवर्तन भी जिसे कहा जाता है वो भी परिघटना हमें देखने को मिलती है। जैसे तारों का टिमटिमाना हो गया, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी जो समय होता है उसके बाद भी सूरज का दिखना यानी प्रतीत होना भी, वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन की परिघटना है।
तो हमने यहाँ पे समझा प्रकाश के अपवर्तन को। इसके बाद हमारा जो दूसरा बिंदु है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम? ये रहे अपवर्तन के नियम, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित है। पहला देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये रहा आपतित किरण, ये रहा अविलंब और ये रहा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं, अर्थात तीनों जो हैं तीनों एक ही आपतन बिंदु से होकर गुजरते हैं। यानी इसका मतलब तीनों एक ही समतल में कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा जो नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखिए, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एक नियतांक। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये रहा साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, और इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। हम लोग समझेंगे प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक तथा संघन तथा विरल माध्यम, ये दोनों जो बिंदु हैं एक साथ हम लोग समझेंगे। प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निवार्त में प्रकाश की चाल सबसे तीव्र होती है। निवार्त का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे वायु भी ना हो, जैसे चंद्रमा इसका उदाहरण हो जाता है। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है, कहाँ? निवार्त में। और निवार्त से कुछ कम हवा में होता है प्रकाश की चाल। कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा हवा में होता है। ठीक है, इसके बाद होता है पानी में, कांच में वगैरह वगैरह। इसके बाद देखिए अपवर्तनांक तथा संघन तथा विरल माध्यम क्या होते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश के किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहा जाता है, और तो अपवर्तनांक को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ऐसे वो निकाला जाता है। जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे तो यही प्रयोग किया जाता है फॉर्मूला। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं संघन एवं विरल माध्यम क्या होते हैं। ये दो माध्यम के तुलनात्मक दृष्टि से ज्ञात किया जाता है। तो पहला देखिए, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए वायु तथा जल में जो है वायु क्या है, विरल हो गया, और जल संघन हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा, जिस माध्यम में प्रकाश की घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है उसे संघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु एवं जल में जल संघन माध्यम हो जाता है। तो संघन और विरल माध्यम जो होते हैं, दो माध्यमों के विश्लेषण करके ज्ञात किया जाता है उनके अपवर्तनांकों का, उसके अपवर्तनांक का। तो पहला देखिए, सबसे ज़्यादा जिसका अपवर्तनांक होता है प्रकाश की चाल उसमें काफ़ी कम होती है। सबसे कम जिसका अपवर्तनांक होता है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखिए वायु का जो अपवर्तनांक है काफ़ी कम है, इसका मतलब प्रकाश की चाल इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें ज़्यादा है, फिर इसमें ज़्यादा है। और सबसे कम किस में है? हीरे में 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है, यानी ये जो है प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम दो माध्यम की बात करें वायु और पानी का, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को देखा जाए तो ये इसके तुलना में ये विरल माध्यम और ये संघन माध्यम। ठीक है, अगर हम पानी और केरोसिन को देखें तो ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया संघन माध्यम, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है तो ये विरल हो गया और प्रकाश की चाल ज़्यादा हो जाएगी। इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ये संघन हो गया, इससे प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। इसके बाद देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए विरल माध्यम से संघन माध्यम, यहाँ पे दो माध्यम कौन सा है? वायु और जल। इसका अपवर्तनांक कम होता है और इसका ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हो गया विरल माध्यम, इससे प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, और ये हो गया संघन माध्यम, इससे प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। जब प्रकाश विरल माध्यम से, ये रहा विरल माध्यम टोटल ऊपर वाला, ये प्रकाश की किरण है, ये विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है, ये संघन माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तो क्या होता है? तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है, ये हो गया अविलंब। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये अविलंब ये हो गया, तो ये अविलंब की तरफ इस तरफ ये मुड़ गया था। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक। इसका देखिए उल्टा स्थिति, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम यानी संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर भागता है। तो ये रहा जल क्या है? जल हो गया और यहाँ पे वायु हो गया।
इन दोनों में संघन कौन सा है और विरल कौन सा है? तो इसका अपूर्णांक होता है ज़्यादा, तो ये हो गया संघन, और इसका अपूर्णांक होता है कम, ये हो गया विरल। तो प्रकाश जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो ये हो गया अविलंब, तो इससे दूर हटता है। जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन ये अविलंब से काफ़ी दूर हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो संघन माध्यम और विरल माध्यम के आपको कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है, तारों का टिमटिमाना, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है संघन और विरल माध्यम, क्योंकि पृथ्वी का जो तापमान होता है वायु का, कहीं ठंडा वायु होती है, कहीं गर्म वायु होती है, तो वो संघन और विरल होते रहता है, इसलिए तारे वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे 5वां पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो पार्श्विक विस्थापन हम लोगों ने बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, आपको वहीं से जाके समझ लेना है पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये समझेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, तो ये 3 जो पॉइंट है आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की तरफ मुड़ जाता है, और जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है, और जब वो लंबवत पड़ता है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। ठीक है, अब इसका जो परिघटना है वही इसके उपयोग बन जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। जब सवाल पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग बताइए, तो यही हो जाते हैं इसके परिघटना। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके बाद देखिए पानी से भरी बाल्टी की गहराई का जो कम प्रतीत होना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यही इसके उपयोग हो जाते हैं। तो समाप्त होता है आज का सेशन। इसके बाद जो अगला बिंदु होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।